15 मई 2008 नोएडा के एक फ्लैट में 13 साल की लड़की की लाश मिलती है। मर्डर इतना ब्रूटल था कि उसका गला काट दिया गया था। आरुषि हेमराज की हत्या नोएडा के जलवायु विहार के L32 फ्लैट में 16 मई 2008 की रात की गई थी। और सबसे डराने वाली बात, उस वक्त उसके माँ बाप बस कुछ ही कदम दूर अपने बेडरूम में सो रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ 24 घंटे बाद उसी घर की छत पर एक और लाश मिलती है। अब केस डबल मर्डर बन चुका था और धीरे धीरे शक घर के बाहर से हटकर घर के अंदर आ रहा था। आखिर उस रात हुआ क्या था? राजेश और नुपुर तलवार नोएडा के एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट कपल थे। उनकी एक ही बेटी थी, आरुषि। और आरुषि सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल थी। कई सालों के स्ट्रगल के बाद IVF ट्रीटमेंट के थ्रू आरुषि का जन्म हुआ था। घर में इन 3 लोगों के अलावा एक और शख्स रहता था, हेमराज, नेपाल से आया हुआ एक नौकर। घर के कामकाज वही करता था। 15 मई 2008 घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन एक चीज अलग थी, एक्साइटमेंट। क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिन बाद आरुषि का 14 बर्थडे था। पेरेंट्स ने सीक्रेटली एक गिफ्ट लिया था, एक नया सोनी डिजिटल कैमरा। उनसे अपनी बेटी को सरप्राइज देने का वेट सुबह तक नहीं हुआ। रात में ही उन्होंने आरुषि को वो गिफ्ट दे दिया। उसने तुरंत फोटो लेने शुरू कर दिए अपने पेरेंट्स के साथ, खुद की सेल्फी। CBI की रिपोर्ट के मुताबिक उसने लास्ट पिक्चर 10:10 पर क्लिक की थी। वो रात एक्साइटमेंट में गुजर रही थी। टाइम धीरे धीरे 10:30 फिर 11 के आसपास पहुंच गया। नुपुर और राजेश अपने बेडरूम में सोने चले गए। हेमराज किचन में बर्तन साफ कर रहा था। रात करीब 11:30 बजे राजेश तलवार अपने बेडरूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। इंटरनेट में प्रॉब्लम आई तो उन्होंने नुपुर तलवार से राउटर चेक करने के लिए कहा। राउटर आरुषि के रूम में लगा हुआ था। नुपुर रूम में आई। आरुषि उस वक्त किताब पढ़ रही थी। राउटर रिसेट हुआ और नुपुर वापस चली गई। राजेश लगभग 12 बजे तक अपने लैपटॉप पर काम करते रहे और फिर सो गए। किसी को नहीं पता था ये नॉर्मल सी लगने वाली रात इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल मर्डर केस में बदलने वाली है। यहाँ से मिस्ट्री शुरू होती है। सुबह के लगभग 6 बजे घर के बाहर खड़ी थी भारती मंडल, तलवार फैमिली की मेड। रोज की तरह उसने डोरबेल बजाई। एक बार कोई रिस्पांस नहीं। उसने दोबारा बेल बजाई, थोड़ा अजीब था। तीसरी बार बेल बजाई। इस बार अंदर से हल्की सी हलचल हुई। नुपुर ने अंदर वाला दरवाजा खोला और भारती से पूछा कि हेमराज कहाँ है। उसने कहा कि मुझे नहीं पता। तब नुपुर बोलती है कि हो सकता है दूध लेने गया हो, इसलिए बाहर से लॉक करके गया होगा, तो थोड़ी देर वेट कर ले, आता होगा। इस पर भारती ने बोला कि मुझे और जगह भी काम करने जाना है, आपके पास एक्स्ट्रा चाबी होगी, बालकनी से फेंक दो, मैं खुद ही दरवाजा खोल लूंगी। ये बात अब बहुत ज्यादा गौर देने वाली है। चाबी फेंकने के दौरान नुपुर ने हेमराज को कॉल किया था। बेल भी गई थी और किसी ने फोन उठाया भी था और फिर स्विच ऑफ कर दिया। इस केस के कातिल की तरह वो भी फोन आज तक मिसिंग है। तब तक राजेश तलवार अपने बेडरूम से बाहर निकलकर लॉबी में आए। उनकी नजर अचानक डाइनिंग टेबल पर रखी एक विस्की की बोतल पर पड़ी। बोतल पर खून लगा हुआ था। राजेश एक पल के लिए सोच में पड़ गए, ये बोतल यहाँ कैसे और इस पर खून क्यों? उनका दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए अपनी बेटी आरुषि तलवार के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा आधा सा खुला था। ये और भी अजीब था क्योंकि रात को दरवाजा बंद कर दिया गया था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पूरा खोला, उनकी सांसें जैसे हलक में अटक गईं। एक चीख राजेश की आवाज थी। नुपुर दौड़ते हुए रूम की तरफ भागी और जो स्कैन उन्होंने देखा, उनकी 14 साल की बेटी अपने ही बेड पर पड़ी थी। गला कटा हुआ था, तकिया पर खून, बेडशीट लाल। रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। नुपुर चीखने लगी। राजेश रो रहा था। तब तक भारती घर के बाकी दरवाजे खोल चुकी थी। भारती ने जब रोने की आवाज सुनी, वो भी दौड़कर आरुषि के रूम तक पहुंची। वो कुछ पूछ पाती, नुपुर उससे लिपटकर रोते हुए बोली, देखो ना, हेमराज ने हमारी बेटी को मार दिया। हेमराज, घर का नौकर, लेकिन हेमराज था कहाँ? वो भी मिसिंग था। भारती ने तुरंत पड़ोसियों को इन्फॉर्म किया। कुछ ही मिनट में फ्लैट के बाहर भीड़ जमा होने लगी। लोग अंदर बाहर जाने लगे और क्राइम सीन को डिस्टर्ब करने लगे। इस बीच राजेश ने पुलिस को कॉल किया। हमारी बेटी का मर्डर हो गया है और हमें शक है कि ये हमारे नौकर ने किया है। थोड़ी देर बाद नोएडा पुलिस वहां पहुंची और यहीं से शुरू होती है इस केस की सबसे बड़ी गलती। क्राइम स्कैन को सील नहीं किया गया, मीडिया को अंदर आने दिया गया, नाइबर्स फ्रीली घुसते रहे, फिंगरप्रिंट्स मिक्स हो गए। एक मर्डर स्कैन पब्लिक व्यू स्पॉट बन चुका था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ 24 घंटे बाद इस केस में एक और लाश मिलने वाली है और सब कुछ उल्टा पड़ने वाला है। आरुषि का मर्डर हो चुका था। घर का नौकर हेमराज गायब था। मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, उस वक्त कई मर्डर हुए थे जिसमें सर्वेंट कातिल पाए गए थे और ये ज्यादातर नेपाल के थे। पुलिस ने बिना ज्यादा देर लगाए एक सीधी सी थ्योरी बना ली, हेमराज ही किलर है और वो भाग गया है। जब पुलिस ने छत की चाबी मांगी,
राजेश तलवार ने कहा कि चाबी नहीं मिल रही। कुछ देर बाद पुलिस ने फिर इंसिस्ट किया, छत चेक करनी जरूरी है। इस बार राजेश भड़क गए। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरी बेटी का कातिल नेपाल भाग गया होगा। जो उसे पकड़कर लाएगा मैं उसे 20,000 रुपए का इनाम दूंगा। पुलिस का फोकस अब और भी पक्का हो गया। हेमराज ही किलर है। तुरंत एक टीम नेपाल के लिए निकल गई, लेकिन किसी ने छत दोबारा चेक करने पर जोर नहीं दिया। 17 मई 2008 अगले दिन तलवार परिवार हरिद्वार चला गया आरुषि की अस्थियों को विसर्जित करने। घर पर राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार थे। घर पर पुलिस का आना जाना जारी था। इसी बीच एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम सीढ़ियों पर जाते वक्त उन्हें कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए। वो रुक गए। ये धब्बे पहले किसी को क्यों नहीं दिखाई दिए, या दिखे तो इग्नोर क्यों किया गया? उन्होंने तुरंत छत का ताला तोड़ने का फैसला किया, और जब ताला तोड़ा गया जो वहाँ था उसने पूरे केस की डायरेक्शन ही बदल दी। छत पर एक लाश पड़ी थी, गला कटा हुआ, शरीर पर खून के निशान। वो हेमराज था, वही हेमराज जिसे कल तक पुलिस भागा हुआ कातिल बता रही थी। और अब सब कुछ उलट चुका था। अगर हेमराज किलर नहीं था तो फिर किलर कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, जब पुलिस पहले दिन घर में थी तब छत चेक क्यों नहीं की गई? एक दिन तक एक लाश उसी घर की छत पर पड़ी रही और किसी को पता तक नहीं चला। पुलिस ने अपना एंगल बदला और अब थोड़ी कुछ और थी। उस दिन यूपी के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरदर्शन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐसा दावा किया, राजेश तलवार ने रात में अपनी बेटी आरुषि तलवार और हेमराज को ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देखा। गुस्से में कंट्रोल खो दिया। पहले हेमराज को मारते हुए छत पर ले गया और उसका गला काट दिया। नीचे आकर विस्की पी और कुछ देर बाद उसी तरह आरुषि का भी गला काट दिया ताकि दोनों मर्डर एक जैसे लगें। लेकिन सवाल यहाँ उठता है, क्या कोई बाप अपनी 13 साल की बेटी का गला काट कर इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार सकता है? और उस वक्त का ये आलम था। जब ये खबर आई थी तो बच्चे अपने माँ बाप से डरने लगे थे। लोगों को इस बात ने और भी झकझोर दिया कि बिना किसी सबूत के एक 13 साल की बच्ची को 45 साल के नौकर के साथ रिश्ता बताकर मौत के बाद भी बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में जब पुलिस पर आरुषि के कैरेक्टर असैसिनेशन का आरोप लगता है तो पुलिस अपनी थ्योरी बदल देती है और कहती है कि आरुषि ने अपने पिता से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर सवाल किया। पिता ने गुस्से में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। ये सब कुछ हेमराज ने देख लिया था और विटनेस को मिटाने के लिए राजेश ने हेमराज की भी हत्या कर दी। इस दौरान पुलिस के पास राजेश को कातिल साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसलिए राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने पुलिस को अपनी नाकामी छिपाने और केस को कवर अप करने के लिए उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। बढ़ते दबाव और मीडिया के प्रेशर की वजह से ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस ने जब पूछा कि रात में आवाज क्यों नहीं आई तो राजेश तलवार ने कहा, एसी की आवाज इतनी तेज थी कि हमें दूसरे कमरे की आवाज नहीं आई। और सीबीआई ने एक नया एंगल एक्सप्लोर किया। उन्होंने सस्पिशियस फोकस किया 3 लोगों पर, कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल। ये तीनों नेपाल के थे और नोएडा में आसपास के घरों में काम करते थे। राजेश तलवार के क्लिनिक में असिस्टेंट था। सीबीआई ने इन तीनों को डिटेन किया। ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट के दौरान जो कहानी सामने आई वो और भी शॉकिंग थी। 15 मई की रात हेमराज ने एक शराब पार्टी रखी। कृष्णा ने राजेश से बदला लेने की बात कही। वो धमकी देती है कि वो सब अपने पेरेंट्स को बता देगी। खुकरी निकालता है, पहले आरुषि पर अटैक करता है और उस खुकरी से उसका गला काट देता है। फिर हेमराज को भी छत पे ले जाकर उसी खुकरी से उसका भी गला काट देता है। नैरेटिव कंप्लीट लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता। जो खुकरी रिकवर हुई उस पर ह्यूमन ब्लड कंफर्म नहीं हुआ। किसी इंडिपेंडेंट विटनेस ने इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया। अपार्टमेंट गार्ड्स ने कहा उस रात कोई आउटसाइडर अंदर या बाहर नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, और तीनों के एम्प्लॉयर्स ने कहा कि वो रात 12:30 बजे तक अपने अपने घर पर थे। सीबीआई के पास स्टोरी थी, लेकिन कोई सॉलिड फोरेंसिक प्रूफ नहीं था। 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई। रिजल्ट, और तीनों को बेल मिल गई। फिर से शक माँ बाप पर आ जाता है। केस और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका था। 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। सीबीआई ने कहा, हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं हैं कि किसी को कंक्लूसिवली चार्ज किया जा सके, लेकिन रिपोर्ट में डाउट पेरेंट्स पर ही छोड़ा गया। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की। 9 फरवरी 2011 को कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को एक्यूज्ड रूप में सम्मन कर लिया। ट्रायल शुरू होता है 2012 में और फिर 25 नवंबर 2013 को गाजियाबाद के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को गिल्टी करार दिया। उन्हें आरुषि और हेमराज के मर्डर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चार्ज में उम्र कैद की सजा सुनाई और घर में आउटसाइडर एंटी का प्रूफ ना मिलना इस जजमेंट का बेस था। राजेश और नुपुर तलवार जेल भेज दिए गए। वो लगभग 4 साल तक जेल में रहे।
फिर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 12 अक्टूबर 2017 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस को फिर से ध्यान से देखा। कोर्ट ने कहा, राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं मिला, सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। जो घटनाएं जोड़कर कहानी बनाई गई थी वो पूरी तरह प्रूव नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन में कई बड़ी खामियां थी। प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाई कि वही किलर हैं। हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को बेकसूर करार दिया। वक्त राजेश और नुपुर तलवार बाहर आते हुए एक ऐतिहासिक लम्हा एक ऐसी दंपत्ति के लिए जिन पर जो है इल्जाम था खुद अपनी बेटी की हत्या का, आज वो बाहर आते हुए बहुत ही गमगीन लम्हा है। सबसे पहला सवाल, डबल मर्डर हुआ, गला काटा गया, हेड इंजरी दी गई, फिर मर्डर वेपन कभी मिला क्यों नहीं? अगर गोल्फ क्लब यूज हुआ था तो उस पर कंक्लूसिव ब्लड एविडेंस क्यों नहीं था? और अगर सर्जिकल ब्लेड यूज हुआ था तो वो कहाँ है? दूसरा सवाल, एक छोटा सा बेडरूम, वहाँ एक ब्रूटल अटैक होता है, गला काटा गया, इतना खून बहा कि बेड, पिल्लो, फ्लोर सब लाल हो गए, फिर कहाँ गया? बॉडी को छत तक ले जाया गया। यहीं पर सवाल खड़ा होता है, अगर गला नीचे काटा गया था तो इतना सारा खून सीढ़ियों पर कहाँ है? सीढ़ियों पर सिर्फ हल्का हल्का सा ब्लड था, छत पर भी ज्यादा ब्लड नहीं मिला। तो फिर जब बॉडी को घसीट कर ले जाया गया तो रास्ते में खून की धारा क्यों नहीं बनी? क्या बॉडी को किसी चीज में लपेट कर ले जाया गया, या फिर गला छत पर काटा गया, या फिर क्राइम स्कैन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया? 9 साल बाद अदालत ने कहा शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन आज भी उस घर की दीवारें शायद जानती हैं उस रात क्या हुआ था।